क्या आप जानते हैं कि आपके खर्चे, आपकी कमाई और सब एक बड़ी कहानी का हिस्सा है और इस कहानी का नाम है सामान्य अर्थव्यवस्था। मैं हूँ रश्मि परिहार और आज से मैं आपको क्लास 12 की इकोनॉमिक्स पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे फर्स्ट चैप्टर का इस चैप्टर का नाम ही है इंट्रोडक्शन, परिचय। ठीक है, और हम पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र, सूक्ष्म अर्थशास्त्र की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो चैप्टर 1 है परिचय और व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, और हम पढ़ेंगे जनरल इकोनॉमी, सामान्य अर्थव्यवस्था के बारे में। ठीक है, तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सामान्य अर्थव्यवस्था। अब देखिए, सामान्य अर्थव्यवस्था का परिचय हम इसमें देखते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू जनरल इकोनॉमी। ओके, तो देखिए अर्थव्यवस्था क्या है। अब हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं और आपने 11 से को पढ़ा है अर्थशास्त्र को, तो आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी अर्थव्यवस्था है क्या, अर्थशास्त्र क्या है, काफ़ी चीज़ें आपने जान ली होगी। फिर भी क्लास स्टार्ट करने से पहले और चैप्टर को पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि अर्थव्यवस्था है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अर्थव्यवस्था क्या है, जो हमारा ये पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, तो वो क्या है। देखिए, अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है कि एक ऐसा तंत्र या सिस्टम कह लीजिए, एक ऐसा तंत्र सिस्टम जिसके माध्यम से किसी देश या क्षेत्र में उत्पादन, वितरण, उपभोग की प्रक्रिया को संचालित किया जाता है। अब देखिए, पूरा हमारा जो देश है वो उसकी अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, किस प्रकार से आर्थिक क्रियाएं होती हैं, इनका किस प्रकार से संचालन होता है। आप अपने डेली यूज की लाइफ में देख लीजिए, रोजमर्रा की जो जिंदगी है आपकी, उसमें आप क्या करते हैं भाई, आप क्या करते हैं, आप वस्तुओं का उपभोग करते हैं, कमाते हैं और पैसे खर्च करते हैं, बचाते हैं। तो ये जो चीज़ें, ये सब हमारी आर्थिक क्रियाएं हैं कि किस प्रकार हम काम करने जाते हैं, हमें पैसे मिलते हैं, हम उनको कहाँ पे खर्च करना है, कहाँ कैसे खर्च करना है, कितना बचाना है ना, और कौन से संसाधन हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी हैं, किनका हमें उपभोग करना जरूरी है, किसको अभी हम नहीं ले सकते। तो ये सारी चीज़ हम अर्थव्यवस्था के अंदर ही पढ़ते हैं। तो हमारा एक ऐसा तंत्र सिस्टम जिसके माध्यम से किसी देश या ये तो यहाँ पे किसी देश या क्षेत्र, दोनों की बात हो रही है ना। जब अब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या पढ़ते हैं, आपने पिछले साल भी समझा होगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या पढ़ते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम सूक्ष्म इकाइयों का अध्ययन करते हैं, है ना, छोटी इकाइयों का अध्ययन करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में हम बड़ी चीजों का अध्ययन करते हैं, समग्र पूरे राष्ट्र की बात होती है, उसमें पूरे देश की बात होती है। जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी एक व्यक्ति, एक फर्म, किसी एक के लिए बात होती है, किसी एक इकाई पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को इसलिए सूक्ष्म इकाइयों का अध्ययन कहा जाता है। और आपको पता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांट दिया गया था, और बांटा किसने था, प्रोफेसर रैगनर फिशर ने बांटा था। उन्होंने व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र 2 भागों में इसको डिवाइड कर दिया था। ठीक है, तो देखिए, हम अभी जो व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं, तो पहले तो हम अर्थव्यवस्था को समझ रहे हैं कि अर्थव्यवस्था एक्चुअल में है क्या। तो देश या क्षेत्र के उत्पादन में वितरण और उपभोग की प्रक्रिया को संचालित करना। वितरण मतलब बांटना, है ना, डिस्ट्रीब्यूट करना, और उपभोग जो हम उपभोग करते हैं, चीजों को यूज करते हैं, वो हो गया उपभोग। तो इसको किस प्रकार से संचालित किया जाता है। ठीक है, तो सरल शब्दों में अगर आप समझें तो अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जो यह तय करती है कि समाज के सीमित संसाधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जाए। अब हमारा अर्थशास्त्र जो है, जो हमारी अर्थव्यवस्था जो हम पढ़ रहे हैं, हमारा पूरा अर्थशास्त्र इस चीज पे टिका हुआ है कि हमारे पास देखिए साधन कैसे है, सीमित है, और उन्हीं सीमित संसाधनों से हमें अपनी असीमित आवश्यकताओं को किस प्रकार के से पूर्ण करनी है, किस प्रकार से पूरा करना है। क्योंकि आपने एक साल अभी इकोनॉमिक्स को पढ़ा है 11th में, तो 12th में ये सारी चीजें आपके लिए थोड़ी सी आसान हो गई होंगी, क्योंकि मानव जीवन की जो आवश्यकताएं वो कैसे अनंत है, उनकी कोई सीमा नहीं है। एक इच्छा खत्म होती है तो दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। तो हमारी जो आवश्यकता है वो बहुत अनंत है। जैसे आप मान लीजिए, आज आपने कुछ भी चीजें, आज आपने सोचा कि चलो मैं इस महीने ये फोन ले लेता हूँ। ठीक है, अभी आपका फोन कुछ दिन बाद क्या लगा आपको कि भाई ये फोन तो अभी मेरा पुराना है, इसका नया कुछ आया, नया वर्जन आया, तो हम उसको खरीद लेते हैं। तो आपकी एक कहीं और नई इच्छा उत्पन्न हुई, फिर वो पूरी हुई, तो आपको लगा यार मेरे पास ये नहीं है, चलो मैं एक अच्छी सी घड़ी ले लेता हूँ। मतलब
बहुत सारी इच्छाएं जो एक आपकी पूरी होती है और दूसरी स्टार्ट हो जाती है, और आपके पास संसाधन उतने होते नहीं है, आपके पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि किस तरह से आप, तो आपको किस प्रकार से किन वस्तुओं को कब खरीदना है और अपनी जो आवश्यकताएं उनको असीमित आवश्यकताएं, अनंत आवश्यकताओं को किस प्रकार से पूर्ण करना है, तो ये हम अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही जानते हैं। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जो तय करती है कि समाज में जो सीमित संसाधन है हमारे समाज में, उन संसाधनों से मानव जीवन की जो असीमित आवश्यकताएं उनकी पूर्ति कैसे की जाए, उनको किस प्रकार से पूरा किया जाए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है सामान्य अर्थव्यवस्था, जनरल इकोनॉमी की बात हो रही है कि जनरल इकोनॉमी क्या है। अब सामान्य अर्थव्यवस्था है क्या, ठीक है, तो देखिए अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी का मतलब होता है कि किसी देश या क्षेत्र में संसाधनों, रिसोर्सेज जो है का उत्पादन, वितरण और उपभोग, कंजम्पशन किस तरह से होता है। देखिए अर्थव्यवस्था में हम किसी देश की बात हो रही है या क्षेत्र की बात हो रही है ना, तो उसमें संसाधन जो है हमारे पास, रिसोर्सेज जो है हमारे पास, उनका उत्पादन है ना, किस प्रकार से उनको उत्पादन करना, उनको किस प्रकार से बांटना, उनका वितरण किस प्रकार से करना कि सबके साथ न्याय हो सके, इन चीजों को इस तरह बांटा जाए कि वो सबको मिल सके, और उपभोग करना और उसका किस तरह से उपभोग किया जाए, यूज किया जाए, सरल भाषा में, है ना, कि उसका किस प्रकार से यूज किया जाए। अब आप लोग क्या करते हैं भाई, किसी वस्तु का उत्पादन होता है तो हम सब क्या करते हैं, वही उत्पादन अगर हुआ है तो हम सबके लिए हुआ है, समाज के लिए हुआ है, अगर किसी वस्तु का उत्पादन हो रहा है तो हम उसको खरीदेंगे, उसका उपभोग करेंगे, है ना, इस प्रकार से। क्योंकि हम अगर अगर उत्पादक उत्पादन करता है और अगर कोई उसका यूज नहीं करता तो फिर उस चीज की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना। ठीक है, तो अब आप देखेंगे इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, इकोनॉमी का, कि किसी देश या क्षेत्र में संसाधन जो है, रिसोर्सेज, उत्पादन, वितरण और उपभोग किस तरह से होता है उसमें। अब मुख्य बिंदु देख लीजिए, अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है। देखिए सीमित संसाधनों का उपयोग करके समाज के अधिकतम आवश्यकताओं को पूरी, अब अर्थव्यवस्था का हमारी उद्देश्य क्या है ये हमको देखना है कि किस उद्देश्य से ये चीजें बनाई गई हैं, कि हमारे पास जो सीमित संसाधन है हमारे समाज में, उनसे अधिक से अधिक आवश्यकताओं को किस प्रकार से पूर्ण किया जाए, किस प्रकार से उनको, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति की जाए। ठीक है, अभी तीन मुख्य जो हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं, देखिए जो मेन हमारे अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक गतिविधियां वो इस तरह से हैं। ठीक है, देखिए प्रोडक्शन, उत्पादन, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन और उपभोग, कंजप्शन। ठीक है, तो वस्तुएं और सेवाएं बनाना। अब देखिए उत्पादन में के अंतर्गत क्या आता है कि वस्तुओं और सेवाओं को बनाना, वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करना, और ये निर्माण क्या होता है, सबके लिए बनती हैं चीजें, सबके हमारे समाज में सभी के लिए वही चीजें बनाई जाती है। उत्पाद वस्तुएं कैसे, वस्तुएं बनाना और सेवाएं प्रदान करना। अब वस्तुओं के अंतर्गत तो आप समझ गए कि बहुत सारी चीजें हैं भाई, ट्रेन है, बसेस हैं, और भी यातायात के साधन है, और खाने पीने वाली चीजें हैं, बहुत सारी चीजों को उत्पादन करना, पहनने की चीजें हो गई। और सेवाओं के अंतर्गत जो आती है वो हो गई भाई, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, टीचर्स हैं, ये सब हमारे लिए क्या कर रहे हैं, सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, इनसे हम सेवाएं लेते हैं, तो इन दोनों का उत्पादन करना। वितरण है, संसाधनों और वस्तुओं को बांटना। अब जो संसाधन है और वस्तुएं जो उत्पादित होते हैं उनको किस प्रकार से बांटना, उनका समाज में किस प्रकार से वितरण किया जाए कि सबके साथ न्याय हो सके। ठीक है, तीसरा है उपभोग। अब वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करना। अब उपभोग कैसे करते हैं, हम वही वस्तुओं को खरीदते हैं, मार्केट में गए, हमने किसी वस्तु को खरीदा, बाजार में गए, हम वस्तु खरीदते, हम क्या करते हैं, अपने उपभोग के लिए खरीदते हैं, क्योंकि हमें उन वस्तुओं को यूज करना है। मान लीजिए हम मार्केट गए, हमने शर्ट खरीदी, तो वो किसके लिए खरीदी, हमने अपने पहनने के लिए खरीदी। या फिर एक उपभोग ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने शर्ट खरीदी, लेकिन वो आप नहीं उपभोग करेंगे उसका, आपने किसी को गिफ्ट करने के लिए खरीदी। ठीक है, तो उपभोक्ता को एक तरह से कौन हो गया, वो जिसने उसका उपभोग किया, लेकिन आपने खरीदा तो आप भी उपभोक्ता कहलाए, क्योंकि आप खरीदा आपने। तो वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करना। तो देखिए उपभोग, उत्पादन हो गया, वितरण हो गया और उपभोग हो गया, जो हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर जो कि मुख्य तीन चीजें हैं। ठीक है, इन्हीं के अंतर्गत जो पूरी अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट अर्थव्यवस्था के प्रकार। अब देखिए पारंपरिक अर्थव्यवस्था, आदेशात्मक, बाजार आर्थिक और मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब हमने देखा कि अर्थव्यवस्था के प्रकार कौन कौन से हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक पारंपरिक अर्थव्यवस्था है जो परंपराओं पर आधारित है, जैसे ग्रामीण भारत,
ठीक है, जो गाँव की अर्थव्यवस्था होती है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं, किस तरह से वस्तुओं का उपभोग करना, खरीदना, बेचना जो होता है वो। ठीक है, दूसरा है आदेशात्मक, योजना आधारित, सरकार निर्णय लेती है। अब एक ये हमारे जो भारत की है वो कैसे ग्रामीण है, एक जो सोवियत संघ की बात हो रही है यहाँ पे, कि यहाँ पे क्या होता है, सरकार निर्णय लेती है, सरकार ही सारे कार्यों का संचालन करती है। ठीक है, अर्थव्यवस्था साथ। और बाजार आधारित, मांग और पूर्ति के अनुसार। अब अमेरिका में जो है वो कैसी है, डिमांड और सप्लाई के आधार पर अर्थव्यवस्था चलती है, जैसे कि किस प्रकार से वस्तुओं की डिमांड है और उनकी किस प्रकार से सप्लाई की जाए, किस प्रकार से उनकी पूर्ति की जाए, जैसे कि अमेरिका में है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो पारंपरिक है वो कहाँ है, भारत में है, और जो आदेशात्मक है, योजना आधारित है, जो वो कहाँ है, सोवियत संघ में, और जो हमारी बाजार आधारित है वो कहाँ है, अमेरिका में। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब आपने ये तो सुना होगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना, मिली जुली अर्थव्यवस्था है ना, मिश्रित करके जो भाई जो दो चीजों को मिला दिया जाता है, मिश्रण कर दिया जाता है, उनको क्या बोलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो इतना तो आपको इसका अर्थ पता होगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में देखिए निजी हो गया और सरकारी, इन दोनों का मिश्रण है, इन दोनों को मिला दिया गया है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो कि हमारे भारत में है। ठीक है, जो कि हमारे भारत में संचालित होती है। तो हम भारत इसी प्रणाली का एक उदाहरण है, क्योंकि भारत में अगर आपसे ये क्वेश्चन में बनता है कि भारत की कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो भारत में आपको ये बताना पड़ेगा कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पे निजी और सरकारी दोनों लोगों का आधिपत्य होता है, दोनों लोग अपना अपना हर जगह अपना नियंत्रण करके रखते हैं, कहाँ पे किसका अधिकार है, कहाँ पे कैसे संचालित होना है। तो सरकार अपनी जगह पे करती है और निजी लोग भी जो होते हैं वो भी इसको कराते हैं, जैसे बड़े बड़े उद्योगपति हो गए, ये सब मिलकर करते हैं। तो सरकार भी अपना दखल अंदाजी करती है और इसमें निजी लोग भी रहते हैं, तो दोनों शामिल रहते हैं, इसलिए इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है। अभी तो हमने पढ़ा कि अर्थव्यवस्था, ठीक है, क्योंकि हमें अर्थशास्त्र को पढ़ने से पहले थोड़ा हमें अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में जानना बहुत जरूरी है, इसलिए हम जान रहे थे कि अर्थव्यवस्था क्या है। अब हम पढ़ेंगे कि अर्थशास्त्र क्या है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया, थोड़ा सा आपके लिए मैं बता देती हूँ कि भाई अर्थशास्त्र का निर्माण कहाँ से हुआ। तो आपने शायद इस चीज को पढ़ा भी होगा 11th में, अर्थशास्त्र। 9th में भी हमने थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ी है, 10th में भी पढ़ा है, तो वहीं से 9th से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन बहुत कम चीजें रहती हैं उसमें, तो इतना डीपली नॉलेज नहीं रहता। पर जैसे जैसे हमारी 11th में हम जब एक सब्जेक्ट के रूप में अर्थशास्त्र को चुनते हैं, तो हमें काफी उसकी छोटी छोटी चीजों को जानना जरूरी हो जाता है। तो अर्थशास्त्र का जो आधार है, जिसका निर्माण किया गया, इसको लाया कौन है, तो इसको आपको सबको पता है कि चाणक्य के द्वारा लाया गया था। ठीक है, अर्थशास्त्र उन्होंने इसका, और उन्होंने क्या बोला था कि चाणक्य ने क्या बोला था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। मतलब अर्थशास्त्र, अर्थ और अध्ययन, अर्थ से मतलब उन्होंने क्या बोला, धन, और शास्त्र से मतलब अध्ययन। मतलब उन्होंने बोला कि अर्थ, उन्होंने क्या बोला कि अर्थ और शास्त्र, अर्थ और शास्त्र। अब इनका उन्होंने बोला कि अर्थ का मतलब क्या हो गया, धन, उनके मतलब अकॉर्डिंग क्या हो गया, अर्थ का मतलब धन और शास्त्र का मतलब हो गया अध्ययन। ठीक है, मतलब कि धन का अध्ययन, धन का अध्ययन करना ही उनके अकॉर्डिंग क्या हो गया कि अर्थशास्त्र का, धन का अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र है, और उन्होंने ही अर्थशास्त्र की नींव डाली थी। ठीक है, तो अब अर्थशास्त्र के बारे में हम जानते हैं, ये तो थोड़ा सा नॉर्मल नॉलेज था। ठीक है, अभी आपको आगे ये भी पता चलेगा कि भाई हमारे अर्थशास्त्र के आधुनिक जन्मदाता कौन है। ये चाणक्य ने तो नींव डाली थी इसकी, फिर हमारे जो आधुनिक, जो जिनको पिता कहा जाता है, जिनको जनक कहा जाता है, आप सब जानते हैं, एडम स्मिथ का नाम है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो सीमित संसाधनों के उपयोग द्वारा अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र है क्या, तो एक सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, हमारे समाज से रिलेटेड है, समाज की जो अर्थव्यवस्था है उसका अध्ययन करता है। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान जो सीमित संसाधनों के उपयोग द्वारा, जो मतलब संसाधन तो सीमित होते हैं, लेकिन उनके द्वारा अधिकतम आवश्यकताओं को, ज्यादा से ज्यादा आवश्यकताओं को किस प्रकार से पूर्ण किया जाए, तो पूर्ति कर अध्ययन करता है। सीमित संसाधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति का अध्ययन करता है। यह हमें समझने में मदद करता है कि व्यक्ति, समाज और सरकार अपने सीमित संसाधनों का उपयोग कैसे करते हैं। अब अर्थशास्त्र के द्वारा हम ये समझ पाते हैं कि जो व्यक्ति है, समाज है और सरकार है,
ठीक है, व्यक्ति, समाज और सरकार ये अपने जो सीमित संसाधन है इनके पास, तो इनका उपयोग ये कैसे करते हैं जिससे कि उन्हें अधिकतम से अधिकतम संतोष की प्राप्ति हो, अधिकतम से अधिकतम उन्हें संतुष्टि मिले। ठीक है, तो इस प्रकार से चीजों का उपयोग करना कि सीमित संसाधनों से हम अपनी अधिकतम आवश्यकताओं को किस प्रकार पूर्ण करें और किस प्रकार से व्यक्ति, समाज और सरकार की सीमित संसाधनों का उपयोग करें कि अधिकतम संतोष और लाभ प्राप्त हो, मतलब संतोष भी हो और हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, लाभ प्राप्त किया जा सके। ठीक है, अब अर्थशास्त्र की दो जो प्रमुख शाखाएं हैं, जैसे मैंने बताया कि इनको बांटा कौन था, दो शाखाओं में किसने बांटा, जैसे आप कह दीजिए एक पेड़ होता है, पेड़ की जो दो टहनियां होती हैं वो है व्यष्टि और सर, तो अर्थशास्त्र एक पेड़ हो गया और इसकी जो दो शाखाएं हो गई वो हो गई हमारी व्यष्टि और समष्टि। ठीक है, मतलब माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब इसको किसने बांटा, किसने था, तो इसको रैगनर फिशर ने बांटा था। क्या नाम है उनका, रैगनर फिशर। आपने इस नाम को सुना भी होगा कि रैगनर फिशर है, उन्होंने ही दो जो अर्थशास्त्र उनको दो भागों में डिवाइड कर दिया, दो भागों में बांट दिया। तो पहला जो हो गया व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। तो हमको बुक में चाहे वो 11th में भी आपने दोनों चीजें पढ़ी है, व्यष्टि और समष्टि, और 12th में भी वही पढ़ना है, दोनों पार्टों को कवर करना है। तो पहले हम व्यष्टि समष्टि को पढ़ने से पहले हम व्यष्टि पढ़ते हैं, क्योंकि हमें पहले छोटी चीजों का अध्ययन करना होता है, तभी हम बड़ी चीजों का अध्ययन कर सकते हैं और उनको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। इसमें सीधे से आपको एक चीज समझ लेनी है कि इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का किसी एक इंसान, मतलब एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या करते हैं कि पूरे राष्ट्र की बात करते हैं, पूरे देश की बात करते हैं। ठीक है, तो समष्टि अर्थशास्त्र में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, जबकि इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, किसी एक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। लेकिन जब हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात करेंगे तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन इसमें किया जाता है। ठीक है, तो चलिए दो थे, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा देखते हैं कि व्यष्टि और समष्टि। ठीक है, अब इनके अंतर्गत हम पढ़ते क्या है, थोड़ा सा हमको ये जानना जरूरी है। तो समष्टि की तो हम जब बुक पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम देखेंगे, समष्टि का अच्छे से अध्ययन करेंगे। बट यहाँ पे थोड़ा सा दोनों के अंदर क्या क्या टॉपिक है, किन किन बिंदुओं को हम जानते हैं, किन किन बिंदुओं को हमको पढ़ना है, वो हम यहाँ पे देख ले रहे हैं। तो ठीक है, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। तो देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र में आप क्या पढ़ते हैं, उपभोक्ता। कोई उपभोक्ता है, वो व्यवहार किस प्रकार करता है, वो किस प्रकार से चीजों को उपभोग करना, किस प्रकार से मतलब अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करना है ना। उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, हो किस प्रकार से व्यवहार करता है। उत्पादक क्या करता है, जो उत्पादन करता होता है, उपभोक्ता हो गया, यहाँ पे उत्पादक हो गया जो वस्तुओं का उत्पादन करता है, उनके सिद्धांत पढ़ेंगे। कीमत निर्धारण सिद्धांत। ठीक है, अब व्यष्टि अर्थशास्त्र को अगर आप कीमत निर्धारण का सिद्धांत, तो इसको एक कीमत सिद्धांत भी बोला गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कीमत से रिलेटेड ही बातें होती हैं। अब कीमत से आप समझ रहे होंगे कि भाई क्या बात होती है। तो जैसे आप भाई, हम कहीं भी जाते हैं, मान लीजिए आप मॉल गए, मॉल में आपने देखा, आप सबसे पहले जब देखते हैं चीजों को तो आप क्या करते हैं, भाई हमारी सबकी थिंकिंग नॉर्मली तो यही होती है कि हम पहले उसका प्राइस देखते हैं कि भाई हमारे बजट में है कि नहीं है। तो हम पहले क्या करते हैं, कोई भी चीज पसंद आती है तो हम सबसे पहले उसका क्या देखते हैं, प्राइस देखते हैं। तो इसी प्रकार अगर आप कभी जाते हैं, मॉल जाते हैं शॉपिंग करने या फिर कहीं मार्केट गए, तो आप क्या करते हैं, पहले उसका प्राइस देखते हैं, आपके बजट में है तो आप ले कि नहीं ले, ऐसा। इसलिए इसको कीमत सिद्धांत का भी बोला गया है। ठीक है, कीमत सिद्धांत। और इधर कल्याण अर्थशास्त्र। अब कल्याण की बात हो रही कि मतलब किस प्रकार से लोगों का कल्याण किया जा सके, किस प्रकार से अर्थव्यवस्था का संचालन किया जा सके कि सभी का कल्याण हो इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे हम समष्टि अर्थशास्त्र की अगर बात करें तो इसमें राष्ट्रीय आय तथा रोजगार की बात होती है, पूरे राष्ट्र की आय की बात होती है। यहाँ पे हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के बारे में हम अध्ययन करेंगे, लेकिन यहाँ पे संपूर्ण राष्ट्र की आय और रोजगार के बारे में बात होगी। ठीक है, यहाँ पे राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों की भी बात होगी कि राजकोषीय नीतियां क्या है, सरकार की मौद्रिक नीतियां क्या है, उनके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा, सरकार बजट कैसे तैयार करती है ना, किस प्रकार से बजट को बनाती है, वो हम यहाँ पे समष्टि अर्थशास्त्र में देखेंगे। और एक लास्ट देखेंगे कि विनिमय दर और भुगतान शेष। विनिमय दर और भुगतान शेष, इस पे भी हम फोकस करेंगे। तो इन चीजों का जो अध्ययन है वो हम समष्टि अर्थशास्त्र में करेंगे, और जो व्यष्टि अर्थशास्त्र में है उसमें हम इन टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो आपको ये तो पता है कि भाई व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में हम किन किन चीजों को कवर करेंगे। और सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट ये समझने का है कि इसमें किन चीजों का अध्ययन करना है और समष्टि में किन चीजों का अध्ययन करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब हम देख रहे हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या।
अब व्यक्तिगत उपभोक्ता फर्म बाजार के व्यवहार का अध्ययन करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र क्या करता है कि अर्थशास्त्र समग्र व्यवहार का अध्ययन करता है। अब यहाँ पे देखिए हम देख रहे हैं कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या करता है कि व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है, लेकिन हमारा वही पे समष्टि अर्थशास्त्र क्या करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है कि संपूर्ण समग्र व्यवहार का अध्ययन करता है, जैसे कि सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। इन चीजों का अध्ययन हम पूरे देश की जीडीपी कितनी है ये हमें अभी पढ़ना है, अभी हमें आगे और पढ़ेंगे तो हम इन सब चीजों को डीपली पढ़ेंगे, लेकिन इन चीजों का अध्ययन किसमें क्या आता है, समष्टि अर्थशास्त्र में। ठीक है, पूरे देश की जीडीपी कितनी है, मुद्रास्फीति क्या है, बेरोजगारी की दर क्या है ना, इस प्रकार। अब सूक्ष्म अर्थशास्त्र की विशेषताएं क्या है कि देखिए व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन। अब सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या करता है, देखिए यहाँ पे तो हमने व्यष्टि और समष्टि दोनों की बात की कि हमने व्यष्टि में किसका अध्ययन किया और समष्टि में क्या किया। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि व्यक्तिगत स्तर का अध्ययन है सूक्ष्म की विशेषताएं। ये व्यक्ति फर्मों, बाजारों जैसे व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करता है। साधन आवंटन, यह सीमित संसाधनों को किस प्रकार से, मतलब हमारे पास रिसोर्सेज कम है, संसाधन कम है, तो हम इन संसाधनों को किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करें, बांटें। जैसे कि उत्पादन किया जाता है, कीमत कैसे तय की जाए, है ना, कि उत्पादन कैसे किया जाए, किस प्रकार से वस्तुओं को उत्पादन किया जाए, उत्पादित किया जाए, बनाया जाए, निर्माण किया जाए, या फिर कीमत कैसी होनी चाहिए, इनकी कीमत कितनी तय कर दी जाए, और वस्तुएं कैसे विनिमय की जाती हैं, वस्तुओं का विनिमय कैसे होता है ना, आदान प्रदान कैसे होता है। अब आपूर्ति और मांग, यह आपूर्ति और मांग के सिद्धांतों, बाजार संरचना, कीमत निर्धारण के तंत्र पर ध्यान केंद्रित करता है। अब आपूर्ति और मांग कि किस प्रकार से किन वस्तुओं की कितनी डिमांड है और कितनी उसकी आपूर्ति करनी, कितनी उसकी सप्लाई करनी है। ठीक है, तो बाजार संरचना, कीमत निर्धारण, अब ये होता कैसे है निर्धारण, ये कीमत निर्धारण की कीमत कितनी है, वस्तु की कीमत कितनी है, उसके आधार पर बाजार की संरचना क्या है, उसके आधार पर इसका ध्यान केंद्रित किया जाता है। ठीक है, अब जैसे उदाहरण के लिए ले लीजिए, एक उपभोक्ता के द्वारा एक उत्पाद खरीदने का निर्णय, एक फर्म के द्वारा उत्पादन स्तर तय करना और एक बाजार में कीमत कैसे निर्णय। अब जैसे उदाहरण के हम देखते हैं कि एक उपभोक्ता के द्वारा एक उत्पाद खरीदने का जो निर्णय है वो कैसे ले रहा है कि भाई ये उत्पाद को खरीदा जाए या नहीं ले, किस आधार पे वो ये निर्णय लेगा। दूसरा, एक फर्म के द्वारा उत्पादन, एक फर्म किस प्रकार से वस्तु को उत्पादन करेगी, है ना, वो स्तर, और एक बाजार में कीमत को कैसे निर्धारित किया जाए कि किस वस्तु की कीमत कैसे हो, कितनी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में यहाँ पे देखते हैं। हमने वहाँ पे व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं देखी थी, अब हम यहाँ पे समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं देखते हैं, और व्यष्टि और समष्टि दोनों के बारे में तो हमने जान लिया है। ठीक है, लेकिन अब हम उनकी विशेषताएं भी देखना है। तो हमने व्यष्टि की देखी कि उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, किसका अध्ययन किया जाता है। अब हम समग्र में देख रहे हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र स्तर पर अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र जैसा कि आपको बताया गया कि संपूर्ण देश की बात होती है, संपूर्ण राष्ट्र की बात होती है, तो ये समग्र प्रदर्शन करता है, पूरे देश यह अर्थव्यवस्था के समग्र प्रदर्शन का अध्ययन करता है, जैसे कि सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और आर्थिक वृद्धि। ठीक है, तो हमारे देश का सकल घरेलू उत्पाद कितना है, मुद्रास्फीति कैसे, मुद्रा संकुचन, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी कि हमारे देश में बेरोजगारी कहाँ पे कितनी है, बेरोजगारी की दर क्या है, और आर्थिक जो वृद्धि होती है ना, आर्थिक जो क्रियाएं होती हैं उनमें कितनी वृद्धि हो रही है, ये सब। ठीक है, अब है नेक्स्ट है आर्थिक नीति। ये आर्थिक नीतियों का विश्लेषण करता है कि आर्थिक नीतियां कैसे बनाई जा सकें जो हमारे देश का, जिसमें कल्याण हो, जिससे हमारे देश को लाभ हो, प्रॉफिट हो, तो किस तरह की नीतियों को तैयार किया जाए, ये सरकार बनाती है। कि मौद्रिक नीति किस प्रकार से तय, राजकोषीय नीति जो आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करती है, जो हमारी आर्थिक क्रियाएं, जो हमारी देश की आर्थिक गतिविधियां ये उनको प्रभावित करती है। जैसे मौद्रिक नीतियां जो बनाई जाती है, राजकोषीय नीति, तो ये पूरे हमारे देश की आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करती हैं। अब आर्थिक विकास कैसा हो, ये आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और आर्थिक स्थिरता को कम करने के तरीकों का अध्ययन करता है। अब देखिए ये करता क्या है कि आर्थिक विकास, अब समष्टि अर्थशास्त्र में क्या है कि ये आर्थिक विकास को बढ़ाइए, भाई पूरे देश की स्थिति का पता लगता है, इसमें पूरे देश का जो विकास है वो होना चाहिए, तो किस प्रकार से आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाए। अस्थिरता को कम करने के तरीकों का, कि अस्थिरता जो है उसको किस प्रकार से कम किया जाए, है ना, स्थिर नहीं है, अस्थिरता की यहाँ पे बात हो रही है, तो उसको किस प्रकार से, किन तरीकों से कम किया जाए, कम करने के तरीकों का अध्ययन किया जाता इसमें है आर्थिक विकास से। यहाँ पे आर्थिक नीतियां समग्र स्तर पर अध्ययन किया जाता है, आर्थिक नीतियां कैसे तैयार की जाती हैं, आर्थिक विकास कैसे किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए ले लीजिए एग्जाम्पल कि किसी देश की जीडीपी में वृद्धि, अगर किसी देश की जीडीपी में वृद्धि हुई है तो मुद्रास्फीति दर में परिवर्तन होगा या बेरोजगारी दर में भी वृद्धि होगी।
ठीक है, अगर हमारी देश की जीडीपी में वृद्धि हुई अच्छी है तो मुद्रास्फीति दर में भी परिवर्तन आएगा, वो भी परिवर्तित होती है। और जो हमारी बेरोजगारी की दर है, जो हमारे देश में बेरोजगारी है, उसमें भी क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जीडीपी में वृद्धि हुई है तो मुद्रास्फीति दर में भी परिवर्तन होगा, जिससे कि बेरोजगारी दर में भी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है जो हमारा, तो अभी हमने ये सारी चीजें देखी थोड़ा सा कि अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, और माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र, इन दोनों के बारे में हमने जाना। अब हमारे जो अर्थशास्त्र से कुछ जो मेन जुड़े हुए जो अर्थशास्त्री हैं, जो जिन्होंने सबसे पहले अपनी परिभाषा को यहाँ पे दिया है और जिनके अकॉर्डिंग यहाँ पे अर्थव्यवस्था का संचालन भी किया गया है, उनको हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र की परिभाषाएं जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे उनके अनुसार। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि एडम स्मिथ का नाम अर्थशास्त्र में सबसे पहले है, क्योंकि इनको हम अर्थशास्त्र का जन्मदाता कहते हैं, जनक कहते हैं, पितामह कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका बनता ही है कि भाई एडम स्मिथ के जनक कौन कहे जाते हैं। ठीक है, तो एडम स्मिथ जो है उन्होंने अपनी परिभाषा में धन की परिभाषा पर जोर दिया। उन्होंने क्या बोला, अर्थशास्त्र में क्या बोला कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। क्या बोला, धन का, तो उन्होंने धन की परिभाषा दी। अब देखें, अर्थशास्त्र उस विज्ञान का नाम है जो राष्ट्र की संपत्ति की प्रकृति और कारणों का अध्ययन करता है। उन्होंने बोला कि अर्थशास्त्र उस विज्ञान का नाम है जो राष्ट्र की संपत्ति, जो हमारे देश की पूरी संपत्ति है और प्रकृति है और कारणों का अध्ययन किया जाता है। तो ये किसके अंतर्गत किया जाता है, हमारे अर्थशास्त्र के अंतर्गत। इनकी पुस्तक है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। इन्होंने 1776 में अपनी पुस्तक लिखी थी। ठीक है, तो ये पुस्तक का नाम आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, कि एडम स्मिथ के द्वारा एक पुस्तक लिखी थी, आप शायद अपने 11th में भी इनके बारे में पढ़ा होगा। तो इनकी पुस्तक का जो नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, और 1776 में 1776 में लिखी थी। ठीक है, अब मुख्य बात क्या है कि एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन पर केंद्रित विज्ञान माना। अब एडम स्मिथ ने इनकी अर्थशास्त्र की जो परिभाषा दी वो कैसे बोली, उन्होंने बोला कि मतलब पूरा अर्थशास्त्र जो है वो धन पर डिपेंड है, धन पर ही डिपेंड है और धन पर केंद्रित विज्ञान कहा जाता है, इसलिए उन्होंने क्या बोला, धन केंद्रित विज्ञान। तो उन्होंने जो अपनी परिभाषा में इस धन पर जोर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि रॉबिन्स जी ने क्या बोला, है ना। रॉबिन्सन के अनुसार कुछ जो मेन अर्थशास्त्री मुख्य से उनके अनुसार आपको परिभाषाएं आना बहुत जरूरी है और याद होनी चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि उन्होंने कहा क्या अर्थशास्त्र के लिए। ठीक है, तो रॉबिन्स जी ने क्या बोला कि आधुनिक जो उन्होंने परिभाषा दी कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। रॉबिन्स जी ने क्या बोला कि अर्थशास्त्र एक ऐसा, उन्होंने मानव व्यवहार पर जोर दिया, है ना, कि उपभोक्ता भी हमने पढ़ा ना व्यष्टिशास्त्र में कि उपभोक्ता के व्यवहार पर, तो उन्होंने बोला कि मानव जो व्यवहार करता है, जो आर्थिक क्रियाकलाप करता है, उसका अध्ययन करता है। अब जैसे दुर्लभ साधनों और उनके वैकल्पिक उपयोगों के बीच संबंध। दुर्लभ संसाधन, जो संसाधन हमें बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बहुत दुर्लभता से मिलते हैं, तो उन साधनों का और उनके वैकल्पिक, मतलब हमारे सामने विकल्प आ जाता है, वैकल्पिक उपयोग, कि भाई इसका उपयोग हम कैसे करें, कहाँ पे करें, किस संसाधन को हम चुने, है ना, हमारे पास एक ऑप्शन रखना पड़ता है, तो हम किस विकल्प को चुनते हैं, उनके उपयोग के बीच जो है वो संबंध को बताता है, ये रॉबिन्स जी ने कहा। ठीक है, तो रॉबिन्स जी ने कहा कि अर्थशास्त्र विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, जो दुर्लभ साधनों और उनके वैकल्पिक उपयोग के बीच संबंध बताता है। अब मुख्य बात है कि रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र एक अभाव और चयन, मतलब उन्होंने बोला कि अभाव में है क्योंकि भाई संसाधन कम होते हैं, इसलिए उन्होंने अभाव बताया कि हमारे पास चीजें सब होती नहीं है ना, सब संसाधन पूरे होते नहीं है। और चयन, उन्होंने ये बोला कि चयन करना, मतलब हमें हर जगह चयन करना पड़ता है कि किस वस्तु को मतलब हमें लेना है कि नहीं लेना, किसका उत्पादन करना है कि नहीं करना। चयन की समस्या, जो कि अर्थशास्त्र की एक मेन समस्या है, चयन की समस्या, कि किस प्रकार से किन वस्तुओं का किसका उत्पादन किया जाए, किन वस्तुओं को उपभोग किया जाए, चयन ये करना पड़ता है। ठीक है, तो ये चॉइस पर आधारित सामाजिक विज्ञान है, ये किसने बोला था, रॉबिन्स जी ने बोला था। ठीक है, तो हमने देखा पी के रॉबिन्स जी ने क्या बोला। अब हम देखते हैं कि मार्शल के अनुसार क्या परिभाषा थी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एडम स्मिथ ने धन संबंधी परिभाषा दी, और उन्होंने जो रॉबिन्स जी ने दी वो कैसे दी, मानव के व्यवहार से संबंधित और संसाधनों के अभाव से संबंधित। लेकिन रॉबिन्स जी ने एक अलग ही परिभाषा दी, कल्याण संबंधी। ठीक है, कि जो समाज का कल्याण हो, देश का कल्याण हो, उससे संबंधित उन्होंने परिभाषा दी कि अर्थशास्त्र क्या है, कल्याण से रिलेटेड है, कि अर्थशास्त्र उस मानव जीवन का अध्ययन है जो साधारण व्यवसायों से जुड़ा है, मतलब कि सब मनुष्य जो है कैसे
व्यवसायों से जुड़े हुए हैं, है ना, जो कुछ ना कुछ बिजनेस करते, व्यवसाय करते हैं, ये धन की दृष्टि से मनुष्य का अध्ययन करता है, परंतु धन को नहीं। ठीक है, ये धन की दृष्टि से मतलब कि किस प्रकार से किसके पास कितना धन है उसकी दृष्टि से मनुष्य का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि ये और परंतु धन को नहीं, है ना, उन्होंने बोला धन को नहीं, यह मनुष्य के कल्याण से जुड़ा हुआ है। ये किससे जुड़ा हुआ है? इन्होंने धन जो संबंधी परिभाषा दी थी उसको गलत ठहरा के उन्होंने बोला कि कल्याण संबंधी परिभाषा है, कल्याण से जुड़ा है, पूरे मानव जीवन का कल्याण किस प्रकार होता है और किस प्रकार किया जाए, इन सब चीजों से इसकी परिभाषा जुड़ी है। तो अर्थशास्त्र उनके नजर में क्या थी कि मानव कल्याण संबंधी परिभाषा दी उन्होंने, मानव के कल्याण से संबंधित है। अब इनकी पुस्तक जो थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना, इन्होंने जो अपनी पुस्तक दी वो कौन सी थी? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का सिद्धांत, 1890 में, 1890 में। ठीक है, तो 1890 में इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो थी ये पुस्तक इन्होंने लिखी। अब मुख्य बात क्या थी कि मार्शल ने अर्थशास्त्र को मानव कल्याण और धन से जोड़ा। अब इन्होंने क्या किया कि भाई धन से भी जोड़ा, लेकिन मानव कल्याण जो तो उनके लिए मेन वो था, तो उन्होंने मानव कल्याण से भी अपनी परिभाषा को जोड़ा और धन से भी जोड़ा। तो मेन जो बात थी अर्थशास्त्र की मार्शल के लिए, तो वो अर्थशास्त्र को मानव कल्याण और धन से जोड़ा गया वो थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब दादा भाई नेहरू जी, अब आपने देखा होगा कि जब हमारा देश उस समय ब्रिटिशों का गुलाम था, जब यहाँ पे ब्रिटिशों का आधिपत्य था, ब्रिटिशों ने अपना कब्जा करके रखा था, उस समय दादा भाई नेहरू जी क्या कहते थे कि उन्होंने ये बोला कि ब्रिटिशों ने हमारे देश को क्या कर दिया है? खोखला कर दिया है। ठीक है, क्योंकि वहां उनको मतलब उन्होंने अपनी परिभाषा में भी इस चीज का जिक्र किया कि ब्रिटिश लोग आए, अंग्रेज आए और हमारे देश को खोखला करके चले गए, हमारे देश की पूरी धन संपत्ति को हानि पहुंचाई और हमारे देश को जो है वो एकदम खोखला कर दिया और देश को खाली कर दिया। ठीक है, अब दादा भाई नेहरू जी ने जो अपनी परिभाषा दी उनके अनुसार भी देख लीजिए कि राष्ट्रीय धन की परिभाषा उन्होंने दी। ठीक है, हाँ, अब अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो किसी राष्ट्र की संपत्ति, उत्पादन, वितरण, उपभोग का अध्ययन करता है। अब उन्होंने क्या बोला कि अर्थशास्त्र जो वह विज्ञान है जो किसी देश या राष्ट्र की संपत्ति, जो वहां पे धन है, उत्पादन कितना हो रहा है, किस प्रकार से उनको बांटा जा रहा है, उपभोग किस तरह से हम कर रहे हैं, पूरे सब मानव उपभोग किस तरह से किस वस्तुओं को कर रहे हैं, है ना, और इन सब चीजों का ही अध्ययन किया जाता है। तो उनके अनुसार जो उत्पादन है, वितरण और उपभोग है और जो हमारे देश की संपत्ति है, उन सब चीजों का अध्ययन किसमें किया जाता है? अर्थशास्त्र में। नेहरू जी ने बोला, दादा भाई नेहरू जी। तो दादा भाई नेहरू जी ने राष्ट्र की संपत्ति और जनहित को अर्थशास्त्र का केंद्र माना। उन्होंने बोला कि हमारे जो राष्ट्र की संपत्ति है, कि हमारे राष्ट्र में संपत्ति कितनी है ना, हमारा राष्ट्र कितना धन संपदा से परिपूर्ण है ना, भरा हुआ है, और जनहित मतलब लोगों के हित को अर्थशास्त्र का केंद्र माना। उन्होंने कहा लोगों का हित होना चाहिए और हमारे राष्ट्र में संपत्ति कितनी है उसका अध्ययन इसमें किया जाता है और उसी को इन्होंने केंद्र माना। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। अर्थव्यवस्था सिर्फ किताबों की बात नहीं है, ये हमारे रोजमर्रा की धड़कन है। तो अगर आपको आज का ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।